नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी एक कहानी लेकर आया हूँ और इस कहानी को ध्यानपूर्वक आप आखिरी तक सुनिएगा। और ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी आपके दिल को छू जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है माँ और सास में फर्क। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। भाभी चाय पी लो। नीचे से स्नेहा की चीखती आवाज से उसकी आंख खुल गई। घड़ी देखी, सिर्फ 7 बजे थे और इतने गुस्से भरी आवाज। करण पास ही बेखबर सोया था। वह भी उठते हुए यही बोला, अरे 7 बज गए, उठो उठो, नेहा ने चाय बना ली है। करण, एक चाय ही तो बनाई है, बाकी घर के सारे काम मैं ही तो अकेले करती हूँ। करण, सुबह सुबह तुम बहस क्यों करने लग जाती हो? तुम्हें उठा रहे हैं तो उठ जाओ, करण बोला और फिर चादर तानकर सो गया। अंदर तक सुलग गई मैं। जब रात में अपनी इच्छा पूर्ति करनी होती है तब नहीं सोचते कि इसे सोने दूं, क्योंकि सुबह इसे उठना है। तब तो कहते हैं, अभी तो हमारी शादी को कुल 2 महीने ही हुए हैं। रात की बात सुबह जगाते समय कभी याद नहीं रहती। रोजाना की तरह नफरत दिल में लिए नाइटी संभाल कर मैं सीधा बाथरूम में घुस गई। बंदिशें इतनी कि बिना नहाए धोए साफ सूट पहने बिना सास के पास नहीं जा सकती। जल्दी जल्दी नहा धोकर नीचे पहुंची। सास के पांव छुए, बेवजह आशीर्वाद देने के। घड़ी देखने लगे। गुस्सा तो इतना आया कि घड़ी उखाड़ कर फेंक दूं। शुरू में मायके में मेरी भाभी जब 8 बजे उठकर नीचे आती थी तो कभी कभार मम्मी कह देती थी, बेटा थोड़ा जल्दी उठने की आदत डालो। इस पर भाभी का खिसियाया चेहरा देखकर एक दिन मैं बोल पड़ी थी, मम्मी भाभी को गुस्सा आ रहा है, इन्हें कुछ मत कहो। तब मुझे भाभी पर व्यंग करने में मजा आया था और अपनी मम्मी की नरमी पर गुस्सा। क्यों भाभी, मम्मी को इस तरह देख रही हो, मानो खा ही जाओगी। मैं नेहा के व्यंग पर चौंकी। वह लगातार मेरा चेहरा ही देखे जा रही थी। अचानक मेरी भाभी मुझ में आ गई। मेरे शब्द गले में ही अटक गए। भाभी को भी ऐसी ही बेइज्जती महसूस होती रही होगी। मेरे व्यंगों पर चाय पी लो, नेहा झाड़ू लगा चुकी है, सास ने कहा। नेहा ने ठंडी चाय मेरे हाथ में पकड़ा दी। मैं चाय को तेजी से सुड़क कर उसके पीछे रसोई में लपकी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो सास बोलती, देख कैसे मजे ले लेकर पी रही है, ताकि नेहा 2-3 काम और निपटा ले तथा इस महारानी को कोई काम न करना पड़े। नेहा परात में आटा छान रही थी। चाय का कप सिंक में रखते हुए मैंने कहा, दीदी तुम तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। मेरे शब्द मुंह से निकलते ही नेहा परात छोड़कर रसोई से निकल गई, मानो मुझ पर एहसान कर दिया हो। मैंने चाय पी या नहीं यह पूछना तो दूर की बात है। शुरू से ही सारा काम थमा दो, आदत पड़ जाएगी। ऐसी नसीहतें अक्सर रिश्तेदार व पड़ोसन दे जाया करते हैं। जितनी तेजी से मेरा दिमाग अतीत में घूम रहा था उतनी ही तेजी से मेरे हाथ वर्तमान में चल रहे थे। आटा गूंथा, आलू उबाले, चाय बनाई तथा दूध गर्म किया। इतने में नेहा नहा धोकर तैयार हो गई थी। सास बिस्तर पर बैठे बैठे ही चिल्लाने लगी थी, नाश्ता ना मिले तो यूं ही चले जाओ, देर मत करना। इसके घर में तो सोते रहने का रिवाज होगा, बता दो इसको कि यहाँ मायके का रिवाज नहीं चलेगा। करण जल्दी जल्दी दूध गिलासों में डाला, आलू में मसाला डालकर उनके पराठे बनाने लगी। दूध व पराठे लेकर जैसे ही कमरे में पहुंची, नेहा मुझे देखती ही पर्स उठाकर जाने की तैयारी करने लगी। दीदी नाश्ता, करण देर हो चुकी है। करण एक तीखी निगाह मुझ पर डालकर वह तेजी से निकल गई। मेरी निगाह अचानक घड़ी पर पड़ गई। आधा घंटा पहले ही। घड़ी क्या देख रही है, सास ने घूरती निगाहों से कहा। मेरा मन घबराने लगा कि अभी करण को पता चलते ही वह सबके सामने मुझ पर बरस पड़ेगा। मैं निकल गई। दूसरे कमरे में महेश खड़ा था। इधर सास चिल्ला रही थी, सुबह तक सोती रहती है, कितनी बार कहा है कि 6:15 बजे तक नहा धोकर नीचे आ जाया कर, पड़ी पड़ी सोती रहती है महारानियों की तरह। सुबह सुबह सास के तीखे व्यंग बाणों को सुनकर दिमाग भन्ना गया। भाभी नाश्ता बना हो तो दे दो। महेश के शांत स्वर से मुझे राहत मिली। हाँ हाँ, मैंने नेहा वाली प्लेट उसे थमा दी। नेहा ने नाश्ता नहीं किया। मेरी उतरी शक्ल देख
उसने बात पलट दी। भाभी एक मिर्ची वाला पराठा बना दोगी जल्दी से, पर माँ को मत बताना कि ज़्यादा मिर्ची डाली है। महेश हाथ में प्लेट लिए मुस्कुराता हुआ सास के पास चला गया। अभी लाती हूँ। मैं खुश हो गई। मैं वापस जाने लगी तो सास के शब्द कानों में पड़े। पराठे के लिए धन्यवाद बोल रहा है, पागल है क्या? मगर मुस्कुराते हुए महेश के नम्र शब्दों के आगे मेरे लिए सास के तीखे शब्दों के व्यंग बाण निरस्त हो गए थे। क्या घर के बाकी लोग भी ऐसे नहीं हो सकते थे? मुझे याद है जब एक दिन भाभी मम्मी को दवा देकर हटी तो मम्मी बोली थी, जाओ जाकर सो जाओ, तुम थक गई होगी। मैंने मम्मी से पूछा था, दवा देने से वे थक कैसे जाती हैं? तुम इस तरह बोलकर भाभी को सिर चढ़ाती हो। मेरी नादानी पर मम्मी हंसी थी, फिर बोली, हम बूढ़े लोग तन से थकते हैं और तुम जवान लोग मन से थक जाते हो। प्यार के दो बोल मन नहीं थकने देते। जब तू बड़ी हो जाएगी, तेरी शादी हो जाएगी, तब अपने आप समझ जाएगी। मम्मी की बातों पर मैं चिढ़ जाती थी कि वे मुझे बेवकूफ़ बना रही हैं, मगर नहीं, तब मम्मी ठीक ही कहती थी। समझ शादी के बाद ही आती है। महेश के प्यार भरे दो शब्द सुनकर मेरे हाथ तेजी से चलने लगते हैं, वरना दिल करता है कि चकला बेलन नाले में फेंक दूं। 10 मिनट खाना लेट हो जाए तो पेट क्या रोटी हजम करने से मना कर देता है? क्या सास को पता नहीं कि शादी के तुरंत बाद कितना कुछ बदल जाता है? उसमें तालमेल बिठाने में वक्त तो चाहिए ना। पर क्या बोलूं? बोली तो कहेंगी कि अभी से जवाब देने लगी। जाते जाते महेश शाम को ब्रेड रोल्स खाने की फरमाइश कर गया। मुस्कुराकर उसका यह आग्रह करना अच्छा लगा था। क्या करण ऐसा नहीं हो सकता? मन ही मन सोचते हुए मैं सास को नाश्ता देने गई। वहां पहुंची तो करण जमीन पर बैठे हुए पलंग पर बैठी सास के पांवों पर सिर रखे अधलेटा बैठा था। देखकर मैं भीतर तक सुलग सी गई। नाश्ता? मैं नाश्ते की प्लेट सास के आगे रखकर चुपचाप वापस जाने लगी। मैडम जी, एक तो नेहा को समय पर नाश्ता नहीं दिया, ऊपर से मुंह सुजा रखा है। देखकर मुस्कुराई भी नहीं। अपनी माँ के साथ टेढ़ी नजर से देखते हुए करण ने कहा, नहीं तो ऐसा तो नहीं है, चाय पिएंगे आप? जबरदस्ती मुस्कुराई थी मैं। ले जाओ। करण वापस यूं ही पड़ गया। मुस्कुराहट का आवरण ओढ़ना कितना भारी होता है, आज मैंने महसूस किया। मैं वापस रसोई में आ गई। मुझे बरबस माँ की नसीहत याद आने लगी। मम्मी ने एक दिन भैया से कहा था कि सुबह की पहली चाय तुम दोनों अपने कमरे में ही मंगाकर पी लिया करो। मम्मी की बात सुनकर मैं झुंझलाई थी कि क्यों ऐसे पाठ उन्हें जबरदस्ती पढ़ाती हो। तब माँ ने बताया था कि उठते ही माँ के पास लेट जाने या बैठने से पत्नी को ऐसे लगता है कि मानो उसका पति रात भर अपनी पत्नी नहीं माँ के बारे में ही सोचता रहा हो। ऐसी सोच बिस्तर पर ही खत्म कर देनी चाहिए, तभी पत्नी पति की इज्जत कर सकती है। माँ तो माँ ही है। पत्नी लाख चाहे पर बेटे के दिल से माँ की कीमत तो कम होगी नहीं। पर ऐसे में बहू के दिल में सास की इज्जत भी बढ़ती है। करण को सास के पैरों पर लिपटा देख मम्मी की बात सही लगने लगी। मुझे यही महसूस हुआ जैसे करण सास से कह रहा हो, माँ बस एक तुम ही मुझे इससे बचा सकती हो। करण के साथ जब मैं नाश्ता कर रही थी तो सास बोली, अच्छी तरह खिला देना, वरना मायके में जाकर कहेगी कि खाने को नहीं पूछते। करण अपनी माँ की बातों को सुनकर हंसने लगा और मेरा चेहरा कठोर हो गया। खाना पूर्ति करके मैं पोंछा लगाने उठ गई। सारे कमरों में पोंछा लगाकर आई तो देखा करण सास के साथ ताश खेल रहा है। मैं हैरान रह गई। मेरे मुंह से निकल गया, काम पर नहीं जाना है? मुझे नहीं पता है। करण गुस्से से देखकर बोला। मैं समझ नहीं पाई कि आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया। तुम्हें जलन हो रही है हमें एक साथ बैठे देखकर? बेटा तुम जाओ, यह तो हमें इकट्ठा बैठ नहीं देख सकती। सास ताश फेंककर बिस्तर पर पसर गई। करण ने सास को मनाने के प्रयास में मुझे बहुत डांटा। मैं खामोश ही बनी रही। उस दिन भैया से भी भाभी ने पूछा था, कहाँ चले गए थे? शादी में नहीं जाना क्या? तब मुझे गुस्सा आ गया था कि भैया मेरे काम से बाजार गए हैं, इसलिए भाभी इस तरह बोली हैं। भैया भी भाभी पर बिगड़े थे। मुझे अच्छा लगा था कि भैया ने मेरी तरफदारी की। कभी यह सोचा भी न था कि भाभी भी तो हम लोगों की तरह ही हैं, उन्हें भी तो बुरा लगता होगा। ऐसा उन्होंने क्या पूछ लिया जिसका मैंने बतंगड़ बना दिया था। आज महसूस हो रहा है कि तब मैं कितनी गलत थी। करण दूसरे कमरे से झांकता झांकता मेरे पीछे स्नान घर में घुस गया। तुम्हें बोलना जरूरी था, मम्मी को नाराज कर दिया, चुप नहीं रहा जाता। करण जानबूझकर चिल्लाने लगा ताकि उसकी माँ सुन ले।
दिल चाहा कि करण का गिरेबान पकड़कर पूछूं कि माँ को खुश करने के लिए मुझे जलील करना जरूरी है क्या। कुछ भी कह नहीं पाई, चुपचाप आंगन में झाड़ू लगाती रही। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। करण ने देखा भी, पर एक बार भी नहीं पूछा कि रो क्यों रही हो। कमरे से किसी काम से निकली तो करण को सास के साथ हंसता देखकर मेरा दम घुटने लगा। मैं और परेशान हो गई। उठकर रसोई में आ दोपहर का खाना बनाने लगी। बार बार मम्मी व भाभी की बातें याद आने लगी। मम्मी कहती थी कि जब घर में किसी का मूड ठीक ना हो तो फालतू हंसा नहीं करते, नहीं तो उसे लगता है कि हम उस पर हंस रहे हैं। और भाभी, वे तो हमेशा मेरा मूड ठीक करने की कोशिश किया करती। तब कभी महसूस ही नहीं हुआ कि इन छोटी छोटी बातों का भी कोई अर्थ होता है। ये लोग तो मूड बिगाड़ कर कहते हैं कि तुरंत चेहरा हंसता हुआ बना लो, मानो मेरे दिल ही ना हो। इनसे एक प्रश्न पूछो तो चुप जाता है। मुझे जलील भी कर दें तो चाहते हैं कि मैं सोचूं भी नहीं। क्या मैं इंसान नहीं? मैं कोई इनका खरीदा हुआ सामान हूँ? दोपहर का खाना बनाया, खिलाया, फिर रसोई संभालते संभालते 3 बज गए। तभी ध्यान आया कि महेश को ब्रेड रोल्स देने हैं, सो ब्रेड रोल्स बनाने की तैयारी शुरू कर दी। आलू उबालने को रख कर कपड़े धोने चली गई। कपड़े धोकर जब वापस आई तो करण व्यंग से बोला, मैडम जी कहाँ घूमने चली गई थी? पता नहीं कुकर में क्या रख गई कि गैस बंद करने के लिए मम्मी जी को उठना पड़ा। हद हो गई। मतलब गैस बंद करना भी इनकी माँ के लिए भारी काम हो गया और मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मैं रसोई में ही जमीन पर बैठकर आलू छीलने लगी। तभी करण आ गया। क्या कर रही हो? 2 मिनट मम्मी के पास बैठने का, उनका मन बहलाने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास। जब देखो रसोई में ही पड़ी रहती हो। खामोश रहना बेहतर समझकर मैं खामोश ही रही। जवाब नहीं दे सकती तुम? करण झुंझलाया था। काम खत्म होगा तो आ जाऊंगी। मैं बिना देखे ही बोली, काम का तो बहाना है, हमारी मम्मी ने तो जैसे कभी काम ही ना किया हो। बड़बड़ाते हुए वह निकल गया। कितना फर्क है मेरी मम्मी और सास में। मेरी मम्मी मुझसे कहती थी कि भाभी का हाथ बटा दे, खाना रख दे, बर्तन उठा दे, फ्रिज में पानी की बोतल रख दे, सबको दूध पकड़ा दे, साफ बर्तन संभाल दे। इन छोटे छोटे कामों से ही भाभी को इतना वक्त मिल जाता कि वे मम्मी के पास बैठ जाते। इन्हीं कामों के लिए भाभी कभी मेरी तारीफ करती तो मैं सोचती कि भाभी अपने को ऊंचा साबित करने की कोशिश कर रही हैं, पर नहीं, भाभी ठीक कहती थी। यहाँ पर पानी का गिलास भी सबको बिस्तर पर लेटे लेटे पकड़ाओ, फिर नौकर की तरह खड़े रहो खाली गिलास ले जाने के लिए। अगर 1 कप व 1 बिस्कुट चाहिए तो नौकरों की तरह ट्रे में हाजिर करो, वरना वेश्वरी का खिताब मिलता है और मायके वालों को गालियाँ। करण और सास को चाय व ब्रेड रोल्स देकर हटी तो महेश आ गया। महेश को चाय देकर हटी तो नेहा आ गई। वह आते ही सो गई बिस्तर पर। ये उसे चाय पानी दिया। नेहा के तो ऑफिस में एक बॉस होगा, यहाँ तो मेरे 4 बॉस हैं। किस किस की सेवा करूं? मैं रात का खाना बनाती खिलाती रही। इन सब का ताश का दौर चलता रहा। रात 10:30 बजे ठहाके और खुशी से ताश का दौर रुका तो नेहा ने सास के लिए 1 गिलास दूध देने का आदेश दिया और सास ने नेहा को देने का। मुझे किसी ने सुबह भी नहीं पूछा था कि दूध लिया या नहीं। मेरी तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि 10:15 बजे सबको खाना खिलाकर मैं बिस्तर पर सो सकती। सुनने को मिल जाता, देखो तो जरा भी ढंग नहीं है, माँ बाप ने सिखाया नहीं है, हम तो यहाँ बैठे हैं, यह सोने चली गई। बिस्तर पर पहुँचते पहुँचते 11 बज गए। बिस्तर पर लेटी तो पूरा बदन चीसे मार रहा था। तभी करण बोला, जरा पीठ दबा दो। बैठे बैठे मेरी पीठ दुख गई और करण नंगी पीठ मेरी तरफ करके सो गया। मन किया कि करण की पीठ पर एक मुक्का दे मारूं या बोल दूं कि जिस माँ का मन बहलाने के लिए पीठ दुखाई है उसी माँ से दब्बा भी लेते। बस यही एक काम बचा था ना मेरे लिए। मन ही मन मोटी सी भद्दी गाली दे दी। दिल भी किया कि तीखा जवाब दे दूं, पर याद आया कि कल मायके जाना है। अगर इसका मुंह सूज गया तो यह अपनी माँ के आंचल में छिप जाएगा और मैं अपनी मम्मी का चेहरा देखने को भी तरस जाऊंगी। 15 दिनों से भी ज़्यादा हो गए मम्मी को देखे हुए। कल मायके ले जाओगे ना? मैंने पीठ दबाते हुए कहा। बड़ी देर के बाद करण के मुंह से निकला, ठीक है, दोपहर का खाना जल्दी बना लेना, फिर वापस भी आना है। मैं जल भुन गई।
यह उत्तर सुनकर सिर्फ 4 घंटे में आना जाना और मिलना भी मजबूरी थी। समझौता कर लिया। घर पहुंची तो जैसी मम्मी इंतजार कर रही थी। क्या बात है, यह तो जैसे हमें भूल ही गई। भाभी ने प्यार से कहा, होना भी चाहिए, आखिर वही घर तो इसका अपना है। करण ने अकड़ कर कहा, मम्मी। भाभी के सामने आते ही आंसू आने लगे थे, मगर मैं रोक लगा गई। क्या हुआ? दोनों हैरान रह गई मेरी सूरत देखकर। कुछ भी नहीं, मैं अपने आप को रोक रही थी। यहाँ के लोग मेरे चेहरे से मेरे मन के भाव पढ़ लेते हैं, ससुराल वाले क्यों नहीं पढ़ पाते? सब ने बहुत आओ भगत की, करण को बहुत मान दे रही थी। मुझे लगा कि करण इनके मान के काबिल नहीं है, लेकिन मजबूरी में कह भी नहीं सकती थी। वापस लौटते वक्त भाभी जी ने बताया कि अच्छा हुआ तुम आज आ गई, कल वे भी 2 दिनों के लिए मायके जा रही हैं। इस पर करण बोला, भाभी जी, शादी से पहले आप इतने साल मायके में ही थी, फिर मायके क्यों जाती हैं बार बार? अब आप इस घर को ही अपना घर समझा करें। भाभी का चेहरा उतर गया, पता नहीं क्यों। भाभी का उतरा चेहरा मेरे दिल में तीर की तरह वार कर गया। आप इतने बड़े नहीं हो कि मेरी बड़ी भाभी को सलाह दे सको। ससुराल को अपना घर समझने का यह मतलब तो नहीं कि भाभी की मम्मी मम्मी नहीं है, उनका अपनी मम्मी के पास बैठने का दिल नहीं करता। दिल सिर्फ लड़कों का ही करता है। लड़कों को हम लोगों की तरह अपना सब कुछ एकदम छोड़ना पड़े तो दर्द महसूस हो। इस अप्रत्याशित जवाब से करण का चेहरा फक हो गया। मेरे भीतर जाने कब तक सुलगता लावा बाहर आ गया था। खामोशी छा गई। भाभी मेरा चेहरा देखती रह गई। मम्मी के चेहरे पर पहले हैरानगी, फिर तसल्ली के भाव आ गए। बाहर आकर करण स्कूटर स्टार्ट कर चुका था। मैं मम्मी के गले मिली तो लगा मैं जाने कब से बिछड़ी हुई हूँ। ममता का एहसास होते ही मेरी आंखों से पानी बाहर आ गया। मम्मी प्यार से बोली, मन्नो बड़ी हो गई है ना। मुझे लगा मैंने वर्षों बाद अपना नाम सुना है। भाभी ने भी आज पहली बार ममता भरे आलिंगन में मुझे भींच लिया और रो पड़ी थी। उनके आंसू मेरे दिल को भिगो रहे थे। मेरे भैया और पापा की आंखों में भी प्रशंसा थी। मुझे उनकी ममता और प्यार की ताकत मिल गई थी। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी ही एक कहानी में।